नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करेंगे नक्सलवाद पर प्रहार हो रहे सवाल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नक्सलवाद के खात्मे के ऐलान के बाद अब छत्तीसगढ़ में सियासत रुकने का नाम ही नहीं लेती। लाल आतंक के खात्मे के लिए सरकार की तरफ से बड़े बड़े एक्शन लिए गए, लेकिन अब बीजापुर में चल रहा देश का सबसे बड़ा नक्सली ऑपरेशन पिछले 17 दिनों से जारी है। ऑपरेशन में सेना के कई इनामी नक्सली मारे गए हैं और जिसका डर अब नक्सलियों को भी साफ तौर पर देखने मिलता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नक्सली बार बार सरकार को शांति वार्ता के लिए पत्र भी लिखते हैं। नक्सली गिड़गिड़ा रहे हैं कि अपनी फोर्स को वापस बुला लीजिए। एक तरफ तो नक्सलियों में डर है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर भी सियासत थमने का नाम नहीं लेती। विपक्ष की ओर से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने ऑपरेशन को सौदेबाजी करार देते हुए कहा कि यह सरकार की उद्योगपतियों को खनिज संपदा सौंपने की नीति है। अब सरकार की नक्सल विरोधी नीति पर विपक्ष की राजनीति कितनी सही है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको मामले से जुड़ी हुई कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। सुनिए। लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि नक्सलवाद की सफाई के आड़ में बस्तर के खनिज संसाधनों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से लूट खसोटने में लगी हुई है। बैलाडीला की पहाड़ों को आर्सेलर मित्तल और रुंगटा स्टील को बेच दिया गया। आहलद्दी की आयरन ओर को बेच दिया गया। अब तो बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में पाए जाने वाले कोरंडम, जो बहुमूल्य खनिज संपदा है, प्रदेश में मात्र एक बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में पाया जाता है। पिछले 3 दशक से वो खदानें बंद पड़ी हुई है। देखिए, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्यवाही कर रही है और हमारा संकल्प है कि मार्च 2026 तक राज्य से सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बार बार इस प्रतिबद्धता को दोहराया है। लगातार बड़े बड़े ऑपरेशन हमने किए हैं, लगातार बड़े बड़े इनामी नक्सलियों को मार गिराया है और लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं। तो एक तरफ सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए टारगेट भी सेट कर दिया गया है, लेकिन जिस तरीके से हमारी सरकार के दौरान जवान काम कर रहे हैं, नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं, इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अब एक और नया सवाल विपक्ष की तरफ से उठाया गया और यह कहा गया कि नक्सलवाद की आड़ में सरकार खनिज संपदा का सौदा कर रही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करवाता हूं। बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और इसी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रगति वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रगति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, इस चर्चा में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रगति जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। जब आपकी सरकार थी, भूपेश शासनकाल में लोन वराटू अभियान चला, कई सारे नक्सलियों को ढेर किया गया, कुछ ने आत्मसमर्पण किया, आपने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। अब बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए टारगेट सेट किया गया है। लगातार नक्सलवाद खत्म भी हो रहा है और ये दिखाता है जिस तरीके से जो नक्सली है वो लेटर लिख रहे हैं कि फोर्स को वापस बुला लो, हम सरेंडर करने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप सवाल उठा रहे हैं कि सरकार नक्सलवाद की आड़ में खनिज संपदा का सौदा कर रही है। देखिए, सवाल हमारा नक्सलवाद का खात्मा हो, बस्तर अपने जिस रूप में जाना जाता है कि ऋषभ जी, आप देखिए, बस्तर आदिवासियों का जो क्षेत्र है, आदिवासी संस्कृति अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। और हमको चिंता इस बात की है, कांग्रेस पार्टी को चिंता इस बात की सता रही है कि बस्तर में जो खनिज है, बस्तर में जो संपदा है, बस्तर में जो हीरा है, बस्तर में जो बॉक्साइट है, सरकार लूटने के लिए, उसे अपने मित्रों को देने के लिए लाल कारपेट बिछा रही है। और लाल कारपेट की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ अपने उन मित्रों के लिए कर रही है जो मित्र उनके हैं, जिन्हें वे बस्तर को देना चाहते हैं। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगी।
आपको ज्ञात होगा हसदेव अरण्य को जब उजाड़ा गया, लगातार ग्रामीणों ने विरोध किया, लगातार ग्रामीण लेट गए कि आप हमारे जंगल को मत उजाड़िए, आदिवासी थे वे भी, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और सरकार ने हसदेव अरण्य की कटाई की, हसदेव पे भी खनिज संपदा दी, उसे कैसे सौंप दिया। जैसे ही छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, दूसरे दिन से हसदेव अरण्य का दोहन शुरू हो गया था ऋषभ। और आज भी भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, नक्सलियों के का जो ये नाम ले रही है, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ की खूबसूरती पर यदि कोई दाग है वो नक्सली है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ का एक नागरिक होने के नाते मैं भी ये चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ से जितने भी नक्सली हैं उनका खात्मा हो, परंतु कांग्रेस पार्टी को जो चिंता सता रही है, हमको जिस बात की चिंता सता रही है वो ये है कि आखिर क्यों आप 17 दिन से पूरी फोर्स को लगाकर नक्सलियों का खात्मा करने में भिड़े हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ा स्वार्थ इसके पीछे है ऋषभ, जिसके कारण लेकिन प्रगति जी आपके ही बड़े नेता क्या आरोप नहीं लगाते, क्या सवाल खड़ा नहीं करते? भूपेश बघेल क्या ये नहीं कहते कि जिन लोगों को मारा गया वो नक्सली है या नहीं, इसका पता लगा लिया जाए? क्या दीपक बैज ये नहीं कहते कि जो लोग मारे गए हैं वो नक्सली हैं तो सेना के जवानों को बधाई? क्या इस पर सवाल नहीं खड़े करते आप? बिल्कुल ऋषभ, ये सवाल नहीं है, ये एक चिंता है। यदि आपने नक्सलियों के बीच में ऑपरेशन चलाया है, नक्सलियों को किसी गांव के बीच में कहीं पे मारा है, कुछ वहां पे ग्रामीण लोग यदि जंगलों में अपनी चीजें ले, तो कहीं उन्हें तो नहीं मार दिया। प्रगति जी आपको ये बात बहुत अच्छे से, मुझसे ज्यादा अच्छे से आपको पता होगी। करेगुट्टा जो तेलंगाना की सीमा है, वहां पर 22 नक्सलियों को ढेर किया गया। हमारे जो जवान थे वो बॉडी कैम के साथ गए हुए थे, वर्दी मिली है, गोला बारूद मिला हुआ है, हथियार मिले हैं, आईईडी मिला हुआ है, तमाम चीजें मिली हुई हैं। ये ग्रामीणों और आदिवासियों के पास तो नहीं हो सकते ना। उसके बावजूद दीपक बैज बोल रहे हैं कि अगर जो मारे गए हैं वो नक्सली हैं तो सेना के जवानों को बधाई। ये सवाल खड़े करना नहीं तो क्या हुआ? देखिए आज नवभारत की एक खबर मैंने पढ़ी सुबह, वो आपको बताना चाहती हूँ ऋषभ, कि इसका खंडन किया है विजय शर्मा जी ने, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, विजय शर्मा जी ने इसका खंडन किया है कि आधिकारिक तौर पर हमारे पास ये नहीं आया है कि 22 नक्सली ढेर हुए हैं। सरकार ने इसका खंडन किया है और ये खबर नवभारत में छपी हुई है। सरकार ने ये कहा वहां पे AK-47 इंसास विस्फोट के साथ गोला बारूद का जखीरा बरामद हुआ है। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने ये भी कहा है कि हमें अभी कोई भी आंकड़ा यहाँ पर बताना उचित नहीं। स्वयं इसका खंडन माननीय विजय शर्मा जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा किया है। ऋषभ आपको मैं यदि आज की खबर के बारे में बताऊं तो ऋषभ देखिए कहीं ना कहीं ये चिंता नहीं, आपको ज्ञात होगा जब माननीय भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ऋषभ, छत्तीसगढ़ के, तो जितने भी छत्तीसगढ़ प्रभावित राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री को लेकर उन्होंने एक नक्सल विरोधी ऑपरेशन के बारे में सोचा, जिसका प्रतिनिधित्व स्वयं भूपेश बघेल जी ने किया। तब भी केंद्र में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी थे, क्यों अमित शाह जी ने उनका साथ नहीं दिया? ऋषभ ये सारे प्रश्न चिन्ह हैं जिन पर यदि आप भी सोचे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुद भी सोचे, तो उन्हें भी समझ में आएगा कि ये स्वयं प्रश्न चिन्ह है कि क्यों इन बातों पे क्यों इसके पहले जब इनके पास डबल इंजन की सरकार नहीं थी तो क्यों इन बातों को इन्होंने नहीं सोचा? क्यों ये लगातार माननीय भूपेश बघेल जी को प्रतिनिधित्व करने आना पड़ा उस समय नक्सलियों के खात्मे के लिए? जी ऋषभ। ठीक है प्रगति जी, प्रतिक्रिया ले लेते हैं वासु जी से। वासु जी पूरी बात आप सुन रहे थे प्रगति जी की। खनिज संपदा का सौदा क्यों? रेड कारपेट बिछाकर आप उद्योगपतियों को निमंत्रण दे रहे हैं, आड़ ले रहे हैं रेड कॉरिडोर की। छत्तीसगढ़ की जनता से कह रहे हैं नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा, पूरे देश से खत्म किया जाएगा। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो खनिज संपदा है उसका दोहन करने के लिए आप सौदेबाजी कर रहे हैं। देखिए ऋषभ जी, कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ काम धाम बचा नहीं है। वो केवल झूठे आरोप के बुनियाद पे पार्टी अब छत्तीसगढ़ के अंदर बची है, झूठे आरोप लगा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो छत्तीसगढ़ के अंदर काम करके दिखाया। नक्सली समस्या क्या अभी से चली आ रही है? वो तो पुरानी छत्तीसगढ़ के लिए नासूर बनी हुई समस्या है। इसको अगर जड़ से उखाड़ने की बात अगर केंद्रीय गृह मंत्री जी और यहाँ की सरकार कर रही है तो मुझे नहीं लगता किसी को परेशानी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो, ये सारे पार्टी चाहते हैं। कोई भाजपा का मुद्दा नहीं है, ये छत्तीसगढ़ का मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में बस्तर का मुद्दा है, आदिवासियों का मुद्दा है। आदिवासी किस कदर परेशान है तो ये दिखता है, उस ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और जहां तक कोरगट्टा पहाड़ के जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनमें स्पष्ट रूप से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं।
कई वहां माओवादी जो बड़े माओवादी घेर में है, युद्ध स्तर पर कार्रवाई चल रही है। आज पहली बार वहां पर भारत का झंडा हमारे सैन्य सेना के जवानों ने गड़ाया। तो ये दिख रहा है कि किस तेज गति से काम चल रहा है। हमने इस 1.5 साल की सरकार तेज गति से पेड़ों की कटाई हुई, ये बात पता है आपको वासु जी? बिल्कुल। हसदेव अरण्य का जिक्र मैं करूंगा, 2.5 लाख पेड़ों को काटने की जानकारी है। चिपको आंदोलन चला, ग्रामीण कितना रोए परेशान हुए, ये आपको बताने की जरूरत नहीं मुझे वासु जी। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, बता रहा हूं मैं इस बात को। आप मानिए कि हसदेव रन की बात की अभी प्रगति जी ने बात बताया, ये टेंडर किसके समय हुआ था, ये ठेका किसको मिला था, 25,000 रुपए करोड़ का निवेश किसको कौन सी कंपनी का? अभी अडानी का नाम ये नहीं ले पाई। अभी अडानी करते हैं, ये अडानी को ठेका देते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और ये दुनिया भर के आरोप लोग लगाते हैं। रेड कारपेट तो आपने भी ठेका दिया, और यही नहीं पूरे जितना विपक्ष के जितने भी सरकार है वहां अडानी जी ने हर जगह काम कर रहे हैं भाई। क्यों भारतीय जनता पार्टी के स्टेट में काम करते हैं तो इनको दिक्कत हो जाती है? अरे नैतिकता है तो अपने स्टेट में राज्य में काम कर दो। तेलंगाना में 5,000 करोड़ रुपए, राजस्थान में 65,000 करोड़ जो पिछले समय की सरकार राजस्थान में थी। तो इस टाइप की बातें नहीं चलेगी। वो देश के उद्योगपति हैं, वो अपने नियम के तहत अपना काम लेते हैं, टेंडर लेते हैं, वो काम करते हैं और पूरे देश में हर स्टेट में काम करते हैं। केवल इसके बातों से अच्छा वासु जी, देखिए वासु जी, आपसे मैं जानकारी देखना चाहूंगा, और इस वक्त हमारे लाखों दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपको सुन भी रहे हैं, और ये जानकारी उन तक भी पहुंच रही है। क्या छत्तीसगढ़ की सरकार हसदेव अरण्य का सौदा नहीं कर रही? बेलाडीला की पहाड़ियों का सौदा नहीं हो रहा है? क्या करंडम धातु का सौदा नहीं हो रहा है? इस बारे में स्पष्ट जानकारी जनता को पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है इससे मतभेद उत्पन्न होगा। आप स्पष्ट कर दिया ऐसा कुछ नहीं हो रहा। देखिए ऋषभ जी, जो नियम के तहत होता है वही काम होता है, उसके अलावा कोई काम कोई कर नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो प्रक्रिया है उसी के तहत काम किया जाएगा। उसके अलावा कोई भी एक पेड़ भी छत्तीसगढ़ से काट नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसा होने भी नहीं देगी। अब मुझे बताइए ऋषभ जी, ये बस्तर की बात चल रही है, ये कहते हैं कि बस्तर में उद्योग लगेंगे, रेड कारपेट बिठा दिया जाएगा, लोगों को वहां पर उद्योगपति लोग को दिया जाएगा। पहले हमको 2026 तक नक्सली समस्या को ध्यान में देना है, उसको उखाड़ फेंकना है। अगर बस्तर में विकास होगा, बस्तर के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो कांग्रेस पार्टी को इस पर दिक्कत क्या है? आपने तो कुछ किया नहीं, पिछले 5 साल आपको मौका मिला, आपने क्या किया? अभी बड़ी बड़ी बातें चल रही थी, लेकिन वहां धरातल पे तो जीरो था। कैंप खोलने थे, कैंप खोले नहीं, कैंप को और कम कर दिया गया। लॉजिस्टिक सपोर्ट केंद्र सरकार मांगता था, केंद्र सरकार को दिया नहीं जाता था छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। और दूसरी बार रेड कारपेट, जब नक्सली इस बात को कहते थे कि हम रेड कारपेट यानी पशुपति टू तिरुपति कॉरिडोर बनाएंगे 2014 के पहले, और इसी 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने के बाद आप देख लीजिए झारखंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इस राज्यों से नक्सलियों का सफाया हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम जो टारगेट सेट कर रखे हैं उस कार्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें सारे पार्टियों को साथ देना चाहिए, सारे पार्टियों को किया जनहित का मुद्दा है। अगर वो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होता है, पूरे देश से समाप्त होता है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। ठीक है, आऊंगा वापस से आपके पास वासु जी। संजय जी का मैं रुक कर लेता हूं। संजय जी, पूरी बात आप सुन रहे थे, प्रगति जी की भी सुन रहे थे, वासु जी भी की सुन रहे थे। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां पूरे देश में स्थिति अलग तरफ जा रही है, पुलवामा अटैक के बाद हमने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, देश में वाहवाही हुई, खुशियां मनाई गई, विपक्ष कह रहा है कि हम सरकार के साथ है, राहुल गांधी का भी बयान आया है। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, नक्सलवाद की बात करते हैं, तो पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई देते हैं। इस बार नई चीज विपक्ष ने बोली। विपक्ष कह रहा है कि कॉरिडोर बिछाया जा रहा है, लाल कारपेट बिछाया जा रहा है उद्योगपतियों के लिए, ताकि खनिज संपदा का सौदा किया जा सके। ये तो नक्सलवाद का खात्मा एक बहाना है। कैसे समझते हैं आप इसे? क्या वाकई में नक्सलवाद की आड़ में सरकार संपदा का सौदा कर रही है? देखिए, इसमें 2 प्रमुख सवाल है। पहला तो ये कि माओवाद का खात्मा, तो कांग्रेस पार्टी को पहले ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो माओवाद का, नक्सलिज्म का खात्मा बस्तर से चाहती है या नहीं चाहती है। अगर बस्तर से माओइज्म का खात्मा चाह रही है तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि बाद में क्या होगा। पहला इशू तो ये है कि माओवाद का वहां से खात्मा होना चाहिए। और रह गई बात उद्योगपतियों को आमंत्रित करने की, तो आज के समय में कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं?
बस्तर का जहां तक सवाल है, बस्तर में वर्षों तक बस्तर को उपेक्षित रखा गया इस नाम पे कि वहां की संस्कृति पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और अबूझमाड़ जैसे इलाके को वहां पर तो प्रतिबंध लगाया गया था कि दूसरा कोई व्यक्ति वहां जा नहीं सकता है। लंबे समय तक वो प्रतिबंध था। नतीजा ये है कि आजादी के 75 साल बाद आपको ऋषभ जी जानकर के बहुत आश्चर्य होगा कि जब आजादी की 75वीं साल गिरह से हम आगे निकल रहे हैं, हमारे देश का 4,500 स्क्वायर किलोमीटर का एक ऐसा इलाका है जिसका अभी तक राजस्व सर्वे तक नहीं हो पाया है। वहां पर क्या है, किस तरह की स्थिति है, कितने लोग हैं, किस तरह की स्थितियां हैं, उसका कोई अता पता नहीं है। अबूझ है पूरी दुनिया के लिए। ये आजादी के 75 साल बाद ये स्थिति है। तो क्या आप बस्तर को उसी तरीके से रखना चाहते हैं, या बस्तर में अगर डेवलपमेंट चाहिए तो डेवलपमेंट का स्वरूप क्या होगा, इस पे चर्चा हो सकती है। किस तरह के उद्योग आएंगे, नहीं आएंगे, ये चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन वह नक्सलिज्म का खात्मा हो, इस पर मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों को एक होना चाहिए। लेकिन संजय जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि अगर हसदेव अरण्य जैसा विकास होता है, जब खबरें आती हैं कि 2.5 लाख पेड़ों को काट दिया गया, वहां के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिपको आंदोलन चलाया जा रहा है, अगर ऐसा विकास होता है, इस तरीके से उद्योग अगर विकसित होते हैं छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ना कहीं जनता के विरोध का सामना सरकार को करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि आप देखिए, मुझे याद है मैं मदनपुर में गया था, जब मदनपुर में राहुल गांधी आए थे और भूपेश बघेल जब पीसीसी चीफ थे, तो उनके नेतृत्व में राहुल गांधी वहां पर आए थे और भूपेश बघेल और राहुल गांधी दोनों ने पूरे प्रदेश की जनता से और विशेष तौर पे सरगुजा की जनता से वादा किया था कि कांग्रेस की अगर सरकार आएगी तो हसदेव अरण्य से एक भी पेड़ नहीं काटा जाए। ये स्थिति बनी थी और ये मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं क्योंकि मैं उसको कवर कर रहा था। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो क्या हुई, कांग्रेस की सरकार आने के बाद सबसे पहले वहां पर जंगल काटने की अनुमति दी गई और रातों रात जंगल काटे गए। स्थिति यहां आज तक आई कि डिप्टी सीएम जो हैं तत्कालीन टीएस सिंहदेव, उनको कहना पड़ा कि अगर कोई एक जंगल कटेगा, कोई एक पेड़ कटेगा तो पहले हमको गोली मारना पड़ेगा, हमसे गोली होकर के गुजरेगी। तो ये हालत हुई। तो जो आखिर जो शुरुआत वहीं से हुई और मेरी जितनी जानकारी है वो सारे क्लियरेंस जो है भूपेश जी के सरकार के बीच में दिए गए। तो दरअसल सरकारें जो भी होती है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करूंगा, सरकार की जब वो विपक्ष में होती है तो उनकी भाषा अलग होती है, उनकी कार्यशैली अलग होती है। जब सत्ता में चली जाती है तो उनकी कार्यशैली एकदम अलग होती है। सारे उद्योगपति उनके दोस्त हो जाते हैं और उद्योगपतियों के हिसाब से फिर उनकी नीतियां तय होती है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी कमोबेश वही स्थिति है। और वहां जंगल काटे गए। आपने देखा कि अमेरिका में जब राहुल गांधी से पूछा गया तो निरुत्तर थे करीब करीब, और उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा, मेरी सरकार है वहां पे, लेकिन कुछ नहीं देख पाए, जंगल कटा वहां। और अभी मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार में भी कट रही है। तो डेवलपमेंट का जहां तक प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस को अगर आप देखेंगे, जो आपने मूल सवाल किया, तो इस डेवलपमेंट प्रोसेस में जो खामियां हैं वो किसी एक स्तर पे खत्म होने का विषय नहीं है। ये एक केंद्रीय सोच और सेंटर से लेकर के स्टेट तक और राजनीतिक दलों की एक समेकित सोच होगी तो उस तरह से होगा। अदरवाइज एक बिल्कुल संजय जी, देखिए माकूल बात आप कर रहे हैं कि वक्त के साथ, परिस्थितियों के साथ नेताओं और मंत्रियों के बयान बदल ही जाते हैं। राहुल गांधी का जिक्र आप कर रहे हैं, जब वो कह रहे थे छत्तीसगढ़ आकर कि एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। इस वक्त मुझे बीजेपी के इस अभियान की याद आ गई, जिसका अभियान का नाम था एक पेड़ मां के नाम। पूरे देश भर में पेड़ लगाए जा रहे थे मां के नाम, और वहीं अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो बहुत सारे पेड़ काट भी दिए गए थे। खैर, वापस से आऊँगा आपके पास। प्रगति जी का मैं रुख कर लेता हूँ। प्रगति जी, आप लोग सत्ता में नहीं रहते तो आरोप लगाने लगते हैं, सत्ता में नहीं तो उद्योगपति आपके दुश्मन हो गए, मोदी जी के करीब हो गए, बीजेपी के लोग हो गए। तेलंगाना में भी तो अडानी अंबानी के जो ठेके हैं वो चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दीजिए आपको अगर इतनी दिक्कत है। छत्तीसगढ़ में सरकार अगर है और कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो दिक्कत क्या है? क्योंकि विकास अगर करना तो उद्योग लगाना होगा, जमीन अगर पड़ी है तो उसका इस्तेमाल करना होगा, लोगों को रोजगार देना होगा, बेरोजगारों के बारे में सोचना होगा, और ये तो सड़क, मशीनरी, रेलवे, उद्योगों से ही संभव है ना। आप सवाल खड़े करने लगते हैं जब विकास की बात आती है तो।
प्रगति जी। देखिए ऋषभ, सवाल खड़े करना, मैं आपको ये बता रही हूँ कि विकास के नाम पर इस तरह का विनाश, देखिए जड़ जंगल जमीन पर सबसे पहला जो अधिकार है वो आदिवासियों का है। ठीक है। जंगलों का दोहन करना, जंगलों को हटाकर ये कैसा विकास है ऋषभ? इस बात का यदि विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है तो आने वाले समय पे देख लीजिएगा, ये यदि 2026 का इतना बड़ा अपना लक्ष्य, इनका कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, 1 साल की बात है, 1 साल तक हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, देखिएगा कैसे ये अपने मित्रों को नहीं सौंपते हैं बस्तर को। और चिंता यदि कांग्रेस पार्टी की है तो ये चिंता है, नक्सलवाद का खात्मा तो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कोई नहीं चाहता। आप देखिए झीरम में यदि सबसे बड़ा हमने दुख, सबसे बड़ा हमने दर्द झेला अपने शीर्ष नेतृत्व को खोने का, तो नक्सली हमला, हमारी परिवर्तन यात्रा में नक्सली हमला हुआ। इन्होंने तो अपनी परिवर्तन यात्रा बहुत शांति से कर ली। तो ये सारी चीजें प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कहीं ना कहीं ऋषभ की क्यों आखिर अब इनका ध्यान जा रहा है नक्सलवाद की ओर। 2013 में झीरम का हमला हुआ था, 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब ये अब इनकी नजर अब पड़ी है बस्तर में, कि बस्तर में इतनी ज्यादा मात्रा में प्राकृतिक संपदा ऋषभ, जिसकी ओर केंद्रीय नेतृत्व का, केंद्र सरकार का सारा ध्यान इन्हें बस्तर की ओर खींच रहा है। जी ऋषभ। ठीक है प्रगति जी, झीरम कांड की आप बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दंश अगर नक्सलवाद का किसी पार्टी ने झेला है, किसी नेताओं ने झेला है, तो वो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस पार्टी है। लेकिन सवाल यहां पर भी उठते हैं कि झीरम कांड में 5 साल भूपेश सरकार रही, लेकिन तब भी झीरम कांड का जिन वक्त बाहर निकल आता था, लेकिन फिर से पर्दा गिर जाता था। और भूपेश बघेल अक्सर कहते हैं, पब्लिक प्लेस पे कहते हैं कि सीडी है मेरे पास झीरम कांड की, तमाम सबूत हैं, पेश कभी नहीं करते, सार्वजनिक कभी नहीं करते, कहते हैं एजेंसियां अगर पास में आएंगी तो सबूत दे देंगे। अरे खुद भी दे सकते हैं ना साहब, अगर उनके पास ऐसे कोई सबूत है तो सार्वजनिक करें। चलिए ठीक है, आखिरी कमेंट में लूंगा वासु जी से। वासु जी, पूरी बात आप सुन रहे थे प्रगति जी की, उद्योगपति तो आएंगे, अगर विकास चाहिए तो यहां पर उद्योग लगाना भी जरूरी होगा, लेकिन जनता का विरोध झेलने की स्थिति में तो सरकार नहीं है ना। जिस तरीके से हसदेव अरण्य में लाखों पेड़ काटे गए, उससे तो नाखुश थी जनता, और लगातार ये जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, इसको कैसे शांत करेंगे आप? क्या सबूत दिया जाएगा कि ये लीजिए भाई इतने आंकड़ों में नक्सलियों को मारा गया, ये बरामद हुआ? कर दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, बता दीजिए, चुप कर दीजिए विपक्ष का मुंह। बिल्कुल ऋषभ जी, अभी तक जो 1.5 साल में जो कार्रवाई की गई, ये सारे चीजों का रिकॉर्ड है सामने में, इसमें कहीं छुपने वाली बात नहीं है। 200 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 1700 से ज्यादा नक्सली सरेंडर किए हैं, ये सामने रिकॉर्ड है, इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। पिछले 5 साल में पूछ लीजिए, अगर 1.5 साल में जितना हमने करके दिखाया, पिछले 5 साल में नहीं हुआ है उनके। और जहां तक ये बात कर रहे थे कि इतने साल से नक्सली यहां पर है, तो 2014 के पहले 50 साल तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में राज करती रही, उन्होंने नक्सलियों के बारे में कभी नहीं सोचा, नक्सली को समूचे देश से समाप्त करने के बारे में कभी सोचा क्या? आज देश के गृह मंत्री ऋषभ जी नक्सली के कोर इलाकों में जाके गांव में बैठते हैं, सेना का हौसला बढ़ाते हैं, वहां के आदिवासियों का हौसला बढ़ाते हैं, और सरकार कहती है हम आपके साथ है, जो भी कमी होगी हम आपको पूरा करेंगे, और सेना का जवान को खुली छूट देते हैं कि जाइए, कि अब बस्तर को खाली कराना है, बस नक्सलों से मुक्त कराना है। ये दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाता है कि कौन सी पार्टी नक्सलवाद को समाप्त करने की ओर तेजी से काम कर रही है, केवल बयानबाजी से नहीं होगा। और संजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, सबसे पहले हमारा लक्ष्य है, और हमारा क्या, पूरे देश के एक एक नागरिकों का लक्ष्य होना चाहिए कि नक्सलवाद का समाप्त कैसे किया जाए। उसके बाद ये सारे विषय में चर्चा हो सकती है कि किस प्रकार से उद्योग के धंधे होंगे, सारे पार्टी में चर्चा कर सकती है, वहां के लोगों से चर्चा की जाएगी, किस प्रकार का बस्तर में विकास चाहिए, उसके बाद निश्चित तौर पर सरकार निर्णय लेगी। ये तो बात की बात है, पहले हमको छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद मुक्त करना है, उसके बाद इस ओर पहला टारगेट नक्सलवाद को खत्म करना है, और उसके बाद क्या खनिज संपदा का करना है, इसके बारे में सरकार आगे बात करेगी। हालांकि विपक्ष का काम है सवाल करना, तो सवाल तो विपक्ष उठाएगा ही, लेकिन इन सवालों का जवाब आप कैसे देखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया वासु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रगति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और संजय जी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे लाल आतंक के खात्मे को लेकर, जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है और राज्य सरकार पर आरोप लगा रहा है कि लाल आतंक की आड़ में सरकार उद्योगपतियों से सौदा कर रहा है। सौदा
वहां पर छत्तीसगढ़ में छुपे खनिज पदार्थों का। ये बात कितनी सही है और लाल आतंक के खात्मे के बाद ये कितना बड़ा सौदा साबित होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।